मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं और वो लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज है, तो जो बहुत से किसानों को समझ में नहीं आता। जो किसान अंग्रेजी समझ लेते हैं उनके लिए तो लेक्चर समझ में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से किसान अभी भी ऐसे हैं जिनको वो अंग्रेजी में समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मैंने एक ये प्ले लिस्ट बनाई है कृषि किसान, जो हिंदी में विशेष रूप से किसानों के लिए है। और ये जो लेक्चर जो या मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में जो लेक्चर बता रहा हूँ, ये सारे मैंने अंग्रेजी में प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए विशेष रूप से जो हिंदी के लिए है, ये कृषि किसान में मैं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जो वैज्ञानिक चीज़ें उनको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि किसान भाइयों को उसका लाभ पहुँचे। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो जिंक सल्फेट खाद पे करना चाह रहा हूँ। जिंक सल्फेट एक बहुत अच्छी खाद है और इसमें हमें दो पोषक तत्व मिलते हैं, जिंक और सल्फर। सल्फर जिसे हम गंधक भी कहते हैं। और जब हम धान, गेहूँ, मक्का इस तरह की फसल उगाते हैं, जो सीरियल फसल जिसे कहते हैं, दाने वाली फसल जब हम उगाते हैं, तो ये जिंक का बहुत अवशोषण करती हैं। धान भी अवशोषण करता है, गेहूं भी अवशोषण करता है, मक्का भी करता है। इन फसलों में जिंक की ज़रूरत होती है। और हमारे देश में जो अभी रिसर्च की गई है, ये देखा गया है कि जिंक की बहुत अधिक क्षेत्रों में कमी आ रही है। और चूंकि हम इसके लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं जिंक की कमी को, तो हम इसको उर्वरकों को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। धान में जैसे खैरा रोग है, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है, जो जिंक की कमी के कारण होता है। लेकिन ये तराई क्षेत्रों में या ट्रांसप्लांटेड जहाँ रोपाई वाला धान है वहाँ होता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी जिंक की कमी है, तो जिंक का प्रयोग हमें करना है, और लेकिन मृदा की जांच करा के करना है। इसी तरह से जो सल्फर गंधक तत्व है, ये भी बहुत आवश्यक तत्व है, खास तौर से दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन भी बनाता है और तेल भी बनाता है। तो चाहे तिलहनी फसल, चाहे सोयाबीन हो, चाहे वो सरसों हो, कोई भी हो, सूरजमुखी हो, सल्फर की आवश्यकता होती है। तो ये अगर हम ये खाद दे रहे हैं जिंक सल्फेट, तो हमें दो तत्व मिल जाते हैं, जिंक भी और सल्फर भी। तो अब हमें देखना है कि ये कौन सी खाद जो है अवेलेबल है। तो देखिए, जिंक सल्फेट के नाम से ही खाद आती है, और लेकिन ये दो तरह की आती है। एक 33% वाली आती है और एक 21% वाली आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो जिंक सल्फेट है वो कौन सा है। यहां मैं लिख दे रहा हूं। एक है 33% जिसमें जिंक लिखा होता है, जिंक को Zn से करते हैं, जिंक है ये। और एक में जो दूसरी आती है उसमें 21% होता है। तो आप देख लीजिए कौन सा प्रयोग करना है, कौन सा आप पे उपलब्ध है, उसके हिसाब से इसको प्रयोग किया जाता है। अगर ये 33% वाली है, ये एक्चुअली में वाटर कितने मॉलिक्यूल है वो हमको इतनी साइंस में नहीं जाना, केवल हमको ये जानना है अगर 33% वाली है तो हम इसका प्रयोग बुवाई के समय हम करें इसका, और कूड़ों में डालें, तो ये हमारी करीब 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ही इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब करीब ये 15-16 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है बुवाई में, जो कूड़ है वहां इसको प्रयोग करना है इस खाद को। अगर 21% जिसमें जिंक है, अगर आपको ये खाद आपके पास अगर ये उपलब्ध है, तो देखिए इसमें जिंक की मात्रा कम है, 21% है, इससे 12% कम है, तो ये हमें बढ़ानी पड़ती है। तो इसकी जो मात्रा है वो करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम पे कौन सा जिंक सल्फेट है, 33 वाला है या 21 वाला है, उस हिसाब से हम उसकी मात्रा रखेंगे। अब हमें कब डालना है, ये हमें डालना है बुवाई के समय, कूड़ों में डालना है। लेकिन इस खाद को फास्फोरस के साथ ना मिलाएं। बिल्कुल ध्यान कर रहे हैं, फास्फोरस वाली जो भी खाद हो इसको इसके साथ ना मिलाएं, क्योंकि जिंक जब फास्फोरस के साथ मिल जाता है, ना तो पौधों को फास्फोरस मिल पाता है, ना पौधे जिंक ले पाते हैं। फास्फोरस के साथ जिंक ना मिलाएं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। कभी भी चाहे एसएसपी हो, चाहे डाइअमोनियम फास्फेट हो, एनपीके खाद हो, जिंक सल्फेट के साथ ना मिलाएं, क्योंकि जिंक और फास्फोरस मिलकर ऐसे पदार्थ बना लेते हैं जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, मिट्टी के अंदर ऐसे पदार्थ बन जाते हैं। तो इसको अलग अलग देना है, एक टाइम पे नहीं देना। पहले आप साइड में, एक साइड में लाइन खोल करके एसएसपी डाल दीजिए या डाइअमोनियम फास्फेट डाल दीजिए, एनपीके खाद डाल दीजिए, और दूसरी लाइन में जो है आप इसको डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट को डाल सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप कोई जिसमें फास्फोरस उसको डाल दीजिए, उसके बाद ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दीजिए, दोनों के बीच में अंतर आ जाए, फिर जिंक सल्फेट को प्रयोग करें। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसको ऐसा करेंगे तभी जो है पौधे को फायदा होगा। आपको मतलब मिक्स नहीं करना है, ना मिलाकर के खाद डालनी है, ना जमीन के अंदर एक साथ देनी है।
तो आप इसको बुआई के समय प्रयोग करें तो देखिए जिंक भी मिलेगा और गंधक भी मिलेगा। और जिंक सल्फेट की बात होती है, जितना जिंक होता है उसका आधा सल्फर मिलता है, लगभग आधा। जैसे इसमें 33% जिंक है तो इसका आधा करीब हुआ 15-16% हमें क्या मिल जाएगा, गंधक सल्फर मिल जाएगी। इसी तरह से 21% जिंक है तो हमें 10-11-12% तक क्या मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा। मतलब जितना जिंक है उसका आधा हमें सल्फर मिल जाता है। तो देखिए दो तत्व मिल गया, जिंक भी मिल गया हमको और गंधक सल्फर भी मिल गया। और अभी मैंने चर्चा की थी कि जिंक कितना महत्वपूर्ण है, सभी फसलों में चाहिए, पौधों की लंबाई बढ़ाता है और जड़ों का विकास में भी सहायक है, वृद्धि करता है, पत्तियां अच्छी निकलती हैं। इसके अभाव में पौधे छोटे रह जाते हैं, फूल भी कम निकलते हैं अगर ये जिंक की कमी हो। मतलब अगर किसी में पोषक तत्व की कमी होती है तो देखिए उपज तो बिल्कुल कम होनी है। और 17 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनको, या हम कहते हैं आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधे की जरूरत होती है, और कोई भी कम हुआ तो पौधे की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जिंक जो है उन 17 पोषक तत्वों में से है, मुख्य पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्वों में से है। इसी तरह से गंधक भी जो है आवश्यक पोषक तत्वों में है। तो ये हम खाद देंगे तो हमें फायदा मिलेगा। लेकिन ये खाद हमको कब प्रयोग करनी है, हमको प्रयोग करनी है खरीफ में। खरीफ की ऋतु में आप इसको प्रयोग करें, या जो वर्षा ऋतु है अपनी वाली फसल बो रहे हैं उसमें प्रयोग करें। इसको जाड़े वाले में प्रयोग ना करें, जाड़े में प्रयोग नहीं करना है, इसको नोट कर लीजिए। जाड़े की फसल जो रबी की फसल है इसको प्रयोग ना करें। उसका कारण क्या है, जब हम जाड़े में इसको जिंक सल्फेट को डालते हैं तो ठंड की वजह से पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके घुलनशीलता के लिए या जमीन में पौधों को उपलब्ध होने के लिए जमीन में गर्मी होनी जरूरी है। ठंड में इसका एक्टिविटी या इसकी सक्रियता कम हो जाती है तो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। इतना आप समझिए इस बात को। तो अगर हम धान गेहूं फसल चक्र है तो धान में डालिए। अगर मक्का और आप ले रहे हैं, कोई मक्का के बाद मान लीजिए कोई तिलहनी फसल ले रहे हैं, सरसों ले रहे हैं, मक्का का सरसों ले रहे हैं तो मक्का में डालिए। मतलब जो खरीफ वाली ऋतु है, जो आप फसल जून जुलाई में बोते हैं उसमें इसको डालिए, तो उसका प्रभाव अगली फसल तक रहता है। तो आप अगर 3 साल में एक बार प्रयोग कर लेंगे तो भी इसका प्रभाव रहता है, लेकिन मृदा की जांच के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी मिट्टी में इतनी कमी हो कि हमें हर साल डालना पड़े, लेकिन ये देखा गया है कि एक बार हम डालते हैं तो 2-3 साल तक उसका प्रभाव बना रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे इसको प्रयोग करना है। तो ये आपको करना है बुआई के समय। मान लीजिए आप बुआई के समय इसको प्रयोग करना भूल गए या उपलब्ध नहीं था किसी भी कारण से, या आपको जानकारी नहीं थी, अब आप इसका खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अब खड़ी फसल में प्रयोग करने के लिए आप इसका 0.5% का घोल बनाएं। 0.5% का घोल पानी में बनाएं और पौधों के ऊपर छिड़क दें। अब 0.5% इसको आप समझिए कि ये क्या है। देखिए जो प्रतिशत अगर हम किसी भी इसकी लेते हैं तो उसको 10 से गुणा कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। 0.5%, तो जब भी प्रतिशत होता है उसको 10 से गुणा कर दीजिए तो ग्राम प्रति लीटर में आ जाता है। तो 0.5 है, इसको 10 से कर दीजिए, कितना हुआ 5। तो ये 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम जिंक सल्फेट को घोलिए। अब जितनी फसल की जरूरत हो, अगर 1 एकड़ में 200 लीटर पानी से भी काम चल सकता है अगर पौधे छोटे हैं तो। अगर पौधे बड़े हैं तो फिर हमको पानी की मात्रा 400 लीटर भी करनी पड़ सकती है। तो ये 1 हेक्टेयर फसल में जो है, या 1 एकड़ में करीब 400 लीटर पानी लग जाता है। अगर फसल बहुत छोटी है, उसमें हमें लग रहा है जिंक की कमी आ रही है, तो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो पौधों पर खड़ी फसल में तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में पौधों पर फसल में छिड़काव करना है हमें, तो जमीन में ना डालें इसे, खड़ी फसल में छिड़काव करना है। इस बात को ध्यान रखें। अगर हमें जमीन में डालना है तो केवल बुआई के समय डालना है, और पौधे जब बड़े हो गए हैं तो हमें उसका छिड़काव करना है 0.5%। कोई भी पोषक तत्व है उसका जो प्रतिशत होता है उसको आप 10 से गुणा कर देंगे तो ग्राम प्रति लीटर में बदल जाता है, और करीब 400 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है पौधों को पूरा अच्छी तरह से भिगोने में। तो ये आज मैंने आपको बताया कि जिंक सल्फेट कौन कौन सी है उपलब्ध है, कब प्रयोग करना है, किस मौसम में करना है, गर्मी में करना है, किस खाद के साथ नहीं मिलाना है। जिस किसी भी खाद में फास्फोरस हो उसमें नहीं मिलाना, जैसे एनपीके में के साथ नहीं मिलाना, इसे एसएसपी के साथ नहीं मिलाना, डायमोनियम फास्फेट के साथ नहीं मिलाना, अलग अलग ही प्रयोग करना है। कोशिश ये करनी चाहिए खाद को हम अलग अलग प्रयोग करें, खादों को ना मिलाएं। और कितना प्रयोग करना है, 33 वाला हमें 6 किलोग्राम प्रति एकड़ करना है, और 21% वाला हमको 10 किलोग्राम करना है। अगर खड़ी फसल में छिड़काव करना है तो 5 ग्राम प्रति लीटर जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाइए और उसका खड़ी फसल में छिड़काव कर दीजिए। तो ये जिंक सल्फेट के बारे में मैंने बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश की है ताकि आपको जानकारी हो जाए कि जिंक सल्फेट के फायदे क्या हैं। तो फायदे, इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन आप कोई भी तत्व प्रयोग करें तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं
कहीं ऐसा ना हो कि इसकी अधिकता हो जाए। वैसे तो बहुत कम चांस ऐसा है कि इसकी अधिकता हो जाए, क्योंकि अपने भारतवर्ष में, अपने देश में इसकी पोषक तत्व की कमी बहुत आ रही है, जिंक की भी आ रही है, सल्फर की भी आ रही है। तो आप इसको प्रयोग कीजिए तो निश्चित रूप से फसल की बढ़वार अच्छी होगी और उपज भी अच्छी मिलेगी। धन्यवाद।